Hello everyone, welcome to my channel Psychologist Priya Bhargav. Today we are going to start Unit 4 of Block 4 MPCE 033, that is MAPC second year students who have opted for Organizational Psychology. This video is for you guys. I have divided this unit into two parts, part 1 and part 2. Part 1 will cover pink highlighted portion and part 2 will cover blue highlighted portion. You will get the link in the description section, so kindly check the description section. आज का जो यूनिट है वो है ह्यूमन प्रोसेस इंटरवेंशंस और इसके कुछ पार्ट्स हम आज समझने वाले हैं. नाउ सिंस ह्यूमन प्रोसेस इंटरवेंशंस की बात कर रहे हैं तो ये बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट के ऊपर बेस्ड है, तभी हम इसके अंदर ह्यूमन प्रोसेस इंटरवेंशन को पढ़ सकते हैं. तो ऑर्गेनाइजेशन की अगर डेवलपमेंट चाहिए है सो हमें ह्यूमन प्रोसेस इंटरवेंशंस भी समझना पड़ेगा. ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट की बात करें तो ये वो एप्लीकेशन होती है जहाँ पे हम बिहेवियरल साइंस को यूज़ करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में चेंज लाने के लिए. इसमें बहुत सारी हम थ्योरीज, प्रोसेसेस और एक्टिविटीज़ को यूज़ करते हैं सो दैट जो हमारा गोल है ऑर्गेनाइजेशन का वो हम अचीव कर सकें. ये एक होलिस्टिक अप्रोच है. होलिस्टिक मतलब पूरा ऑर्गेनाइजेशन में हर एक चीज़ को हम इन्वॉल्व करते हैं, थॉट्स एंड बिहेवियर को चेंज करने की कोशिश करते हैं एम्प्लॉयज़ की, और ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं. यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट की डेफिनेशन भी दी है रीमा शेफर ने. उन्होंने बोला है कि ये एक प्लान्ड प्रोसेस है जहाँ पे हम ऑर्गेनाइजेशन की डेवलपमेंट करते हैं और अपने गोल को एफिशिएंटली अचीव कर सके, अकम्प्लिश कर सके, उस इंटेंशन से हम प्लान्ड डेवलपमेंट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन का. ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की बात करें तो उसका मेन फोकस होता है पर्सनल ग्रोथ, इंडिविजुअल का जो ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहा होता है. सो ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट का फोकस क्या होता है? स्ट्रक्चर, सिस्टम और प्रोसेसेस को डेवलप करना सो दैट ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिवनेस बढ़ा सके. तो दोनों में ये फर्क है. अगर हम ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की बात करते हैं तो हम ह्यूमंस के जो वर्क कर रहे हैं इंडिविजुअल्स उन पे फोकस करते हैं, और जब हम ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट की बात करते हैं तो हम ऑर्गेनाइजेशन पे फोकस करते हैं. ये दोनों में डिफरेंस है. सो ऑर्गेनाइजेशनल चेंज पे हम उन प्रोसेसेस पे फोकस करते हैं जैसे मैंने बताया यहाँ पे सिस्टम को चेंज करना, पूरा स्ट्रक्चर चेंज करने की बात करते हैं, टेक्नोलॉजी चेंज करने की बात करते हैं हम इसमें. अगेन ये ऑर्गेनाइजेशनल चेंज जो है वो प्रोसेस पे फोकस करता है, जबकि ट्रेडिशनल अगर हम ग्रुप चेंज सिस्टम की बात करें तो उसका मेन फोकस होता है कि प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना. जो पहले हम ट्रेडिशनली चेंज करते थे ऑर्गेनाइजेशन में, तो हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते थे और फिर बिहेवियरल चेंज करके और प्रॉब्लम पे वर्क कर लेते थे, उसका सोल्यूशन निकाल लेते थे. अब जब ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट की बात आती है तो इसका मेन फोकस होता है कि बिहेवियरल इंटरेक्शन को आइडेंटिफाई करना, उसके पैटर्न को आइडेंटिफाई करना, क्यों प्रॉब्लम आ रही है उसका कॉज ढूंढना, और फिर अगर प्रॉब्लम बार बार सस्टेन्ड हो रही है तो उसके पैटर्न को आइडेंटिफाई करके उसको चेंज करना. ये हमारा फोकस होता है ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट का. नाउ इसमें यहाँ पे इन्होंने कैरेक्टरिस्टिक की बात की है ऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम की. तो ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जब भी हम चलाते हैं तो उसके बेसिक कैरेक्टरिस्टिक सारे ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम चाहे आप कोई भी चलाओ सब में मिलेंगे. ये कौन कौन से हैं? एक तो ये लॉन्ग टर्म एफर्ट होता है ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, और ये 1 से लेके 3 ईयर्स तक का टाइम लेगा ही लेगा. सेकंड होता है ये कोलैबोरेटिव मैनेजमेंट पे स्ट्रेस दिया जाता है, यानी कि मैनेजर्स और एम्प्लॉयज एक साथ मिलकर कोऑपरेट करते हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए. थर्ड, ये रिकॉग्नाइज करता है हर एक ऑर्गेनाइजेशन एज अ यूनिक, मतलब आप एक ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे वो अपना तरीके का है, दूसरा ऑर्गेनाइजेशन अपने तरीके का है. तो सारे ऑर्गेनाइजेशन एक से नहीं होते, सब अपने यूनिक ऑर्गेनाइजेशंस है, और सेम सोल्यूशन सब सारे ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर वर्क नहीं करेगा. सो यानी हमें कस्टमाइज करना पड़ेगा जब हम किसी ऑर्गेनाइजेशन के डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं. ना ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट जो प्रोग्राम्स होते हैं ना वो टीम वर्क और स्मॉल ग्रुप्स को ज़्यादा वैल्यू देते हैं. एंड लास्ट जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट जो सिस्टम्स है वो स्मॉल टीम्स और इवन इंडिविजुअल्स को व्हीकल मानती है कि वो ही ब्रॉड चेंज ला पाएंगे ऑर्गेनाइजेशन चेंज में, यानी हर एक कंपोनेंट को देखा जाता है ऑर्गेनाइजेशन के. नाउ अगर हम लोगों की बात करें सो हम ज़रूरत यह है कि जो एम्प्लॉयज़ वहाँ काम कर रहे हैं, लोगों की जब भी मैं वर्ड यूज़ कर रही हूँ दैट मीन्स हम एम्प्लॉय की बात कर रहे हैं, तो जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका जेन्युइन होना बहुत ज़रूरी है, कमिटेड होना बहुत ज़रूरी है, तभी उनके एफर्ट से कोई चेंज लाया जा सकेगा ऑर्गेनाइजेशन में, यानी ओनरशिप लेना बहुत ज़रूरी है लोगों का. सो जो एम्प्लॉयज़ हैं वो उनका जो भी इन्वॉल्वमेंट रहेगा वो एडवांस लेवल पे होना बहुत ज़रूरी है इंटरवेंशन अप्लाई करने के लिए.
उस और उनका जब भी हम परफॉर्मेंस चेक करें तो इंश्योर करें कि उनका कोई रिवार्ड सिस्टम लगाया जाए, उनकी परफॉर्मेंस का इवैल्यूएशन सिस्टम भी रहे, सो दैट जेन्युइनली उनको रिवार्ड किया जाए। ऐसा नहीं कि वो रैंडमली किसी ने कुछ भी कर दिया और हमने उनको रिवार्ड कर दिया, ये भी नहीं होना चाहिए। सो उस चीज़ पे हमें फोकस करना पड़ेगा। अगेन ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है वो अप्रोप्रिएट मैनेजर्स और कम्पिटेंट चेंज एजेंट्स पे फोकस करता है, यानी मैनेजर्स तो हमारे अप्रोप्रिएट होने ही चाहिए, साथ में जो चेंज एजेंट मतलब कि जो प्रैक्टिशनर्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट प्रैक्टिशनर्स, वो भी कम्पिटेंट होना बहुत ज़रूरी है ऑर्गेनाइजेशन की नीड के हिसाब से। तभी हम डायग्नोसिस कर पाएंगे कि ऑर्गेनाइजेशन की एक्यूरेट कंडीशन क्या है। सो ये पूरा जो प्रोसेस होता है ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट का, उसमें 3 स्टेप्स आते हैं: डायग्नोसिस, इम्प्लीमेंटेशन एंड इवेल्युएशन। यानी हम पहले डायग्नोस करते हैं, फिर हम उस डायग्नोस करने के बाद एक एक्शन प्लान बनाते हैं और उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। इम्प्लीमेंटेशन के बाद हम ये देखते हैं कि वो कितना सक्सेसफुल हुआ, उसको इवेलुएट करते हैं। तो जो इवेलुएशन है, इसी से ही हमें पता चलता है कि हमारा इंटरवेंशन कितना सक्सेसफुल हुआ, और हम लोगों से भी पूछ सकते हैं कि उन्होंने इस इंटरवेंशन के बारे में क्या सोचा। नाउ इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। अब हम इंडिविजुअल्स के बारे में बात करेंगे कि इंडिविजुअल्स के ऊपर हम क्या काम कर सकते हैं जब हम ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम लगाना चाहते हैं। तो जो इंटरवेंशंस हैं, अगर वो ऑफ कोर्स वो लोगों पे तो फोकस करती है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने एम्प्लॉयज वर्क कर रहे हैं वो एक मेजर रोल प्ले करते हैं ऑर्गेनाइजेशन को गोल तक पहुंचने के लिए या गोल को अकम्प्लिश करने के लिए। सो इसीलिए लोग कैसे हैं, क्या काम करते हैं, उनकी क्या क्वालिटीज़ है, उस पर फोकस करना बहुत ज़रूरी है। उनके वैल्यूज़ क्या हैं, क्या एटीट्यूड लेके ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं। सो इसमें कम्युनिकेशन पे हम फोकस करते हैं लोगों के, यानी एम्प्लॉयज़ के। प्रॉब्लम सॉल्विंग किस तरह से करते हैं, डिसीजन मेकिंग ग्रुप की कैसी होती है और लीडरशिप किस तरह की है, इस पे हम फोकस करते हैं। ह्यूमन प्रोसेस इंटरवेंशंस, अगेन इसमें बहुत सारे डिसिप्लिन्स को ये फॉलो करता है जब भी हम इसको यूज़ करते हैं। एक तो साइकोलॉजी तो है ही, साथ में सोशल साइकोलॉजी भी है, और ग्रुप डायनामिक्स एंड ह्यूमन रिलेशंस की फील्ड से भी हम इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं, सो दैट हम इस पे बेटर तरीके से वर्क कर सकें। अब जो प्रोग्राम्स हम चलाते हैं इंडिविजुअल्स के ऊपर, वो है लाइफ एंड करियर प्लानिंग एक्टिविटीज, टी ग्रुप सेंसिटिविटी ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, वर्क रीडिजाइन, गेस्टाल्ट ओडी, प्रोजेक्ट कंसल्टेशन, थर्ड पार्टी पेस मेकिंग, यहाँ पे डी मिसिंग है बुक में तो उसको ठीक कर लेना, एंड देन रोल निगोशिएशन टेक्निक। ये 8 प्रोग्राम्स बताए हैं जो हम इंडिविजुअल्स के ऊपर अप्लाई करते हैं। अब इसके बारे में इन्होंने यहाँ पे डिटेल दिया हुआ है, जैसे कि लाइफ एंड करियर प्लानिंग एक्टिविटीज़। सो इसमें इंडिविजुअल्स को टाइम दिया होता है कि वो रिफ्लेक्ट करे कि उनकी लाइफ किस डायरेक्शन में जा रही है, अपने लाइफ के एस्पेक्ट और वर्क के एस्पेक्ट्स को आइडेंटिफाई करें कि क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है उनकी लाइफ में, और वर्क के केस में क्या इंपॉर्टेंट है। उनको अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि बेटर कैसे बना सकते हैं वो अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए, इन दोनों चीज़ों को बेटर कैसे बना सकते हैं वो डिस्कस करें। तो इंडिविजुअल अपने आप पे वर्क करता है और फिर पेयर में डिस्कस करता है। कभी कभी हम इसको और ज़्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए एक लार्ज ग्रुप ले लेते हैं जो 12 से लेके 24 लोगों का होता है, 12 से लेके 24 लोगों के बीच में वो ग्रुप होता है। वो भी एक इफेक्टिव वे होता है कि वो आप एक लार्ज ग्रुप में डिस्कस करें, और इसमें एडवांटेज ये होती है कि ये लोग एक दूसरे के आइडिया से सीखते हैं और एक्सपीरियंस लेते हैं कि क्या उन्होंने किस डायरेक्शन में नहीं सोचा, ये उनको पता चल जाता है। एडगर सिचिन ने हाइपोथेसाइज किए थे 5 बेसिक करियर एंकर्स। करियर एंकर्स क्या होते हैं, ये वो पैटर्न होते हैं जहाँ पे हम अपने टैलेंट को, मोटिव्स को और वैल्यूज को परसीव करते हैं, इसको करियर एंकर्स कहते हैं, जो हमें गाइड करता है कि हम आगे कैसे अपने करियर को इंटीग्रेट करें, स्टेबलाइज करें। सो इसको करियर एंकर कहते हैं। तो इन्होंने 5 बेसिक करियर एंकर्स बताया था, जैसे टेक्निकल फंक्शनल कॉम्पिटेंस किसी के अंदर हो तो वो समझ सकता है कि उसके करियर में उसको आगे क्या करना है। देन मैनेजरियल कॉम्पिटेंस, देन क्रिएटिविटी, सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी एंड ऑटोनॉमी। ये वाले 5 इन्होंने करियर एंकर्स बताए थे जो हमें हेल्प करते हैं डिसाइड करने के लिए हमारे बारे में कि हमारा टैलेंट क्या है, मोटिव्स क्या है और वैल्यूज़ क्या है।
नेक्स्ट जो है वो है सेंसिटिविटी ट्रेनिंग या टी ग्रुप। ये मेंबर्स को एक्सपीरियंशियल लर्निंग देती है ग्रुप डायनामिक्स के बारे में, लीडरशिप के बारे में, इंटरपर्सनल रिलेशन के बारे में। तो बेसिक जो टी ग्रुप होता है वो उसमें 10 to 15 स्ट्रेंजर्स होते हैं जिनको साथ में रखा जाता है और एक प्रोफेशनल ट्रेनर होता है इनके ऊपर। फिर ये इनके सोशल डायनामिक्स को स्टडी करता है, किस तरह से ये आपस में इंटरेक्ट करते हैं। जब मेंबर्स को फीडबैक दिया जाता है कि उनका बिहेवियर कैसा था ग्रुप में, वो किस तरह से इंटरेक्ट कर रहे थे, तो उनको ग्रुप डायनामिक्स की लर्निंग हो जाती है। तो टी ग्रुप बेसिकली जिसको सेंसिटिविटी ट्रेनिंग कह रहे हैं वो स्किल्स डेवलप करता है इनके अंदर, पर्सनल ग्रोथ की एंड डेवलपमेंट की। अगेन ये जो टी ग्रुप होता है, जो सेंसिटिविटी ट्रेनिंग ग्रुप है, ये अनस्ट्रक्चर्ड होता है, इसमें कोई एजेंडा नहीं होता ग्रुप में। और जैसे इसमें इन्होंने बताया कि 10 to 15, 10 to 12 यहाँ लिख दिया इन्होंने, कॉन्ट्रडिक्शन हो गया ना। तो आप कुछ भी मान सकते हो, 10 to 15 लेके चलो, हाँ ज़्यादा बेटर है, मिनिमम टू मैक्सिमम इतने होते हैं। तो प्रोफेशनल ट्रेनर जो होता है वो एक कैटलिस्ट और फैसिलिटेटर की तरह एक्ट करता है इस ग्रुप में, जहाँ पे डाटा जो डिस्कस होता है वो बेसिकली कोई अनस्ट्रक्चर्ड होता है, एजेंडा तो होता नहीं है। तो वो इनके इंटरेक्शन से ही हमें मिल जाता है कि किसके ऊपर ये डिस्कस करेंगे, इनके एक्शन, रिएक्शन और इंटरेक्शन और किस तरह की इनकी फीलिंग है, वही बता देता है कि डाटा ऑफ डिस्कशन क्या होगा ग्रुप के अंदर। तो ये जो ग्रुप है ये 3 days से लेके 2 weeks तक मिलता है। और फिर ये टी ग्रुप की लर्निंग जो होती है वो पर्सन टू पर्सन वेरी करती है, सब एक ही चीज़ नहीं सीख रहे होते, अलग अलग सीख रहे होते, क्योंकि इसमें कोई एजेंडा था ही नहीं। नाउ थर्ड इज एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। इसमें स्किल्स, नॉलेज बढ़ाई जाती है टेक्निकल टास्क के ऊपर, रिलेशनशिप स्किल्स के ऊपर, प्रोसेस स्किल्स, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्लानिंग, गोल सेटिंग स्किल्स, इनके ऊपर इन हेल्प किया जाता है इम्प्रूव करने के लिए। तो इसमें ग्रिड ओडी फेज 1 के बारे में बात की गई है। ये रॉबर्ट आर ब्लेक एंड जेन एस मॉर्टन ने सबसे पहले सजेस्ट किया था ग्रिड के बारे में। तो ग्रिड ओडी प्रोग्राम जो होता है ये या इसके जो कंसेप्ट्स और मेथड्स होते हैं वो मैनेजेरियल ग्रिड के बारे में होते हैं, जिसमें 2 डायमेंशन के बारे में बात की जाती है। एक तो मैनेजेरियल प्रैक्टिसेस को एग्जामिन करना और इम्प्रूव करना हर एक इंडिविजुअल मैनेजर का इंडिविजुअली। तो ऑर्गेनाइजेशन सिलेक्ट करता है मैनेजर का क्या पार्ट होगा फेज 1 में, मतलब ग्रिड सेमिनार्स जो होते हैं उसमें मैनेजर के का फेज 1 में क्या पार्ट होगा उसको हम सिलेक्ट करते हैं। जो फोकस होता है ट्रेनिंग का वो क्या क्या होता है, इंडिविजुअल की मैनेजेरियल स्टाइल क्या है उसको चेक करना, एसेस करना, प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसी है उसमें, क्रिटिकिंग क्या है, कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी है, ये प्रिडिक्ट की जा सकती है अगर हम इसको एसेस कर ले तो। इनकी स्किल्स सिनर्जिस्टिक टीम वर्क के ऊपर क्या होती है वो ये लोग सीखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, और मैनेजर और भी बाकी लोगों से कैसे बिहेव करना है, ट्रीट करना है दूसरे मैनेजर के साथ, वो भी सीखता है। फोर्थ इज वर्क रीडिज़ाइन। रिचर्ड हैकमैन एंड ग्रेग ओल्डहम ने ये प्रोवाइड किया था अप्रोच वर्क रीडिज़ाइन का। इसमें एक फैसिलिटेटर का रोल जो होता है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है टीम डेवलपमेंट के लिए, और 5 कोर जॉब कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो यूज़ की जाती हैं, जैसे कि स्किल वैरायटी, टास्क आइडेंटिटी, टास्क सिग्निफिकेंस, ऑटोनॉमी, फीडबैक फ्रॉम जॉब। और उसके बाद जब ये चीज़ें मिल जाती हैं तो हम रीडिज़ाइन करते हैं जॉब को सो दैट एम्प्लॉय मोटिवेशन बढ़ाया जा सके। फर्स्ट 3 मीनिंगफुलनेस ऑफ वर्क क्या क्या है, जॉब ऑटोनॉमी। जॉब ऑटोनॉमी जो इसमें ये 5 बताए थे ना, 5 कोर जॉब्स कैरेक्टरिस्टिक्स। सो फर्स्ट 3 जो है स्किल वैरायटी, टास्क आइडेंटिटी एंड टास्क सिग्निफिकेंस, इन तीनों के बारे में बताया है। तो ये जो जॉब ऑटोनॉमी है, ये 3 तो क्या बता रहे हैं, मीनिंगफुलनेस ऑफ द वर्क। जब किसी के जॉब में स्किल वैरायटी मिल रही है, टास्क आइडेंटिटी मिल रही है और टास्क सिग्निफिकेंस मिल रहा है, तो वो मीनिंगफुल रहेगा उसके लिए वर्क। अब जब हम जॉब ऑटोनॉमी की बात करते हैं तो वो वर्क के आउटकम के लिए अच्छा रिसोर्स है, क्योंकि वो अच्छे से वर्क करेगा, उसको ये समझ में आएगा कि वो उसके हाथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उसको वो पूरा करना पड़ेगा क्योंकि जॉब ऑटोनॉमी हो रही है ना। फीडबैक भी यहाँ पे टर्म आया था 5th वाला। तो ये क्या है, जो फीडबैक अगर हमें मिलता है तो हमें ये पता चलता है कि जो हमने एक्टिविटी की थी उसका रिजल्ट कैसा आया है, और फिर हमारा जो एक्सपेक्टेड आउटकम है उसका मोटिवेशन हाई हो जाता है ऑटोमेटिकली, क्योंकि हमारे को वो सारी चीज़ें मिल रही हैं जो हम एक जॉब में चाहते हैं। सो हाई वर्क मोटिवेशन होता है, हाई जॉब सेटिस्फैक्शन होता है, हाई वर्क इफेक्टिवनेस होता है और ग्रोथ होती है।
सो ये वाली चीज़ें हम इसमें देखते हैं। नाउ डायड एंड ट्रायड्स क्या होता है? जब दो इंडिविजुअल को एक साथ रखा जाता है पेयर में तो उसको हम डायड्स कहते हैं। अगर 3 का ग्रुप है तो हम उसे ट्रायड्स कहते हैं। वो एज अ यूनिट वर्क करते हैं। सो जो इंटरवेंशंस है डायड एंड ट्रायड्स की वो प्रॉब्लम और सिचुएशन के हिसाब से डिपेंड करती है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज टीम्स एंड ग्रुप्स। ये रेंसिस, लाइकर्ट एंड मैकग्रिगर ने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताई थी जो वेल फंक्शनिंग टीम की होती हैं। सो इसमें ये लिस्ट डाउन की गई हैं, टोटल 9 पॉइंट्स है। वन बाय वन हम समझेंगे कि क्या क्या पॉइंट्स है। नंबर 1, एटमॉस्फेयर जो होगा टीम का वो रिलैक्स्ड होगा, कंफर्टेबल होगा, इनफॉर्मल होगा। ये एक फंक्शनिंग टीम की एक कैरेक्टरिस्टिक है। देन सेकंड, जो ग्रुप टास्क होंगे वो अच्छे से सबको पता होगा, सारे मेंबर्स जो होंगे उनको पता होगा टास्क क्या है ग्रुप में, और सारे मेंबर्स ने उन टास्क को एक्सेप्ट किया होगा। थर्ड, मेंबर्स एक दूसरे को सुनेंगे। फोर्थ, जो टास्क होगा उसको अच्छे से डिस्कस किया जाएगा, सारे मेंबर्स उसमें पार्टिसिपेट करेंगे जब भी टास्क के बारे में डिस्कशन होगा। देन फिफ्थ इज, जो लोग हैं वो अपनी फीलिंग्स और आइडियाज एक्सप्रेस कर पाएंगे, जो टीम के मेंबर्स हैं। ये फंक्शनिंग टीम के हैं, तो इसीलिए ध्यान रखना है जब भी हम इसको रिमेंबर करते हैं इनके पॉइंटर्स को, तो हमें इस फंक्शनिंग टीम दिमाग में रखना है कि फंक्शनिंग टीम कैसी होनी चाहिए। देन कॉन्फ्लिक्ट और डिसएग्रीमेंट जो होगा, अगर वो प्रेजेंट भी है तो वो आइडिया या मेथड के लिए पर्सनली नहीं लेंगे। जो भी कॉन्फ्लिक्ट डिसएग्रीमेंट होगा वो किसी आइडिया के लिए होगा कि लेकिन पर्सनैलिटीज या पीपल के ऊपर नहीं होगा वो जो आइडियाज और कॉन्फ्लिक्ट्स, डिसएग्रीमेंट्स और कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे। सिर्फ कंपनी के बेटरमेंट के लिए जो आइडिया डिस्कस हो रहा होगा उसके ऊपर ही कॉन्फ्लिक्ट डिसएग्रीमेंट शो किया जाएगा। 7th इज, ग्रुप जो होगा वो अपने खुद के ऑपरेशन के लिए कॉन्शियस रहेगा, कि क्या किस प्रोजेक्ट पे वो काम कर रहे हैं उसके लिए वो कॉन्शियस रहेगा पूरा ग्रुप, उसको पता होगा कि हमारा मेन फोकस क्या है। देन डिसीजन जब भी लिया जाएगा तो कॉन्सेंसस के बेसिस में लिया जाएगा, मेजॉरिटी वोटिंग के बेसिस पे नहीं लिया जाएगा, मतलब सारे मेंबर्स का कॉन्सेंट होना जरूरी है। एंड लास्ट इसमें कैरेक्टरिस्टिक बताई है, जो एक्शन है वो इस हिसाब से कंप्लीट होगा, जो भी एक्शन हमें आगे लेना है इस मीटिंग के बाद। क्लियर असाइनमेंट दिया जाएगा मेंबर को कि किसको क्या काम करना है, और वो जो असाइनमेंट दिया जाएगा वो उस मेंबर ने एक्सेप्ट किया होगा, जबरदस्ती उसके ऊपर थोपा नहीं जाएगा। सो ये कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वेल फंक्शनिंग टीम की। सो मैकग्रिगर है, उन्होंने ये बताया था कि ये जो कंडीशंस है ये तभी मीट हो सकती हैं जब टीम सक्सेसफुली इस मिशन को कंप्लीट करे और इंटरपर्सनल एंड पर्सनली सारे मेंबर्स अपनी नीड के लिए सेटिस्फाइड हो, तभी टीम ढंग से काम कर सकती है। जब ये कंडीशंस मीट होंगी कि उनकी पर्सनल नीड्स भी पूरी हो रही हैं और इंटरपर्सनल नीड्स भी सारे मेंबर्स की पूरी हो रही है, तभी ये मिशन सक्सेसफुल होगा। तो टीम्स और वर्क ग्रुप्स जो होते हैं ये फंडामेंटल यूनिट मानी जाती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, इसीलिए इनकी फंक्शनिंग को इम्प्रूव करना ज़रूरी है, तभी ऑर्गेनाइजेशन की फंक्शनिंग इम्प्रूव हो सकती है। ना इन्होंने कुछ इंटरवेंशंस के बारे में बात किया है, जैसे कि टीम बिल्डिंग, टास्क डायरेक्टेड, प्रोसेस डायरेक्टेड। इसमें इन्होंने बताया कि जो टीम बिल्डिंग है इससे क्या होता है, ये मेंबर्स को हेल्प करती है कि ग्रुप प्रोसेसेस को में कोई प्रॉब्लम है तो उसको वो डायग्नोस कर सकती है और उस प्रॉब्लम के सोल्यूशन भी टीम साथ में मिलके निकाल सकती है। जब ग्रुप टास्क्स होते हैं और मेंबर रोल्स होते हैं और जो स्ट्रेटजीज होती है जो टास्क को परफॉर्म करने के लिए चाहिए, उसका एग्जामिनेशन भी ग्रुप में करना इजी होता है, आराम से किया जा सकता है। जो कंसल्टेंट होता है जो वो सुपरवाइजर का काम करता है, रिसोर्स पर्सन की तरह काम करता है और अपनी एक्सपर्टीज भी ऑफर करता है जब भी ग्रुप के टास्क में ज़रूरत होती है। तो ह्यूमन प्रोसेस इंटरवेंशन एक इसका एग्जाम्पल है जो फोकस करता है टोटल ऑर्गेनाइजेशन पे या फिर कुछ एंटायर डिपार्टमेंट पे या ग्रुप्स के बीच के रिलेशनशिप है उसके ऊपर फोकस करता है। तो ये टीम बिल्डिंग के कुछ बेसिक पॉइंट्स है जो हमें पता होने चाहिए। नाउ अब हम गेस्टाल्ट ओडी के बारे में बात करेंगे। रॉबर्ट हरमन ने बताया था कि गोल जो होता है गेस्टाल्ट थेरेपी का वो होता है अवेयरनेस, इंटीग्रेशन, मैच्योरेशन, ऑथेंटिसिटी, सेल्फ रेगुलेशन एंड बिहेवियर चेंज। ये गोल होते हैं गेस्टाल्ट थेरेपी के। हर एक इंसान को
एक्सेप्ट करना होगा अपने एक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसमें गेस्टाल्ट के जो प्रिंसिपल है उसमें ये कहा जाता है कि हर एक इंसान को अपने एक्शंस की जिम्मेदारी लेनी चाहिए, उसको एक्सपीरियंस करना चाहिए अपनी लाइफ को हियर एंड नाउ अप्रोच से, मतलब अभी जी लो, पास्ट को मत सोचो, फ्यूचर को मत सोचो, अभी प्रेजेंट को सोचो। और जो उन चीज़ों को स्टॉप करना पड़ेगा जो उनकी अवेयरनेस को रोकता है, उनकी ऑथेंटिसिटी को रोकता है और डिसफंक्शनल बिहेवियर को हटाता है, उसके बारे में सोचना पड़ेगा कि डिसफंक्शनल बिहेवियर पे वर्क करे वो इंसान। स्टेनले हरमन ने गेस्टाल्ट ओरिएंटेशन वर्किंग ऑर्गेनाइजेशन पे भी लगाया, मतलब ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह से हम यूज कर सकते हैं। तो लीडर सबऑर्डिनेट रिलेशंस के ऊपर लगाया है, टीम बिल्डिंग के ऊपर लगाया है। सो उन्होंने बोला है कि ये हेल्प करता है इंडिविजुअल को रिकॉग्नाइज करने में, अपने आप को, अपने पोटेंसी को, अपनी एबिलिटी को रिकॉग्नाइज करने में, उसको डेवलप करने में और उसको एक्सपीरियंस करने में ये हेल्प करता है। ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड में अभी प्रेजेंट कंडीशन में वो क्या कर सकता है, कैसे कोप कर सकता है सिचुएशन से। तो लोगों को इतना कैपेबल बना देता है ये इंटरवेंशन कि वो एबल होते हैं कि अपनी फीलिंग्स को फुली एक्सप्रेस कर सके, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह की फीलिंग्स को। एक दूसरे के टच में आ सकते हैं, कहाँ है वो, कौन से इश्यूज हैं, रिलेशंस दूसरों के साथ कैसे हैं, खुद के साथ रिलेशंस कैसे हैं, इसके बारे में वो बात कर सकते हैं। तो गेस्टाल्ट ओडी प्रैक्टिशनर्स जो होता है वो इसमें हेल्प करता है कि इंसान अपनी फीलिंग्स पॉजिटिव या नेगेटिव कैसी भी हो उसको वो एक्सप्रेस कर सके। लोगों में ट्रांजैक्शन को वो ट्रांजैक्शन मतलब एक रियलिस्टिक पर्सन बनने में हेल्प करता है। और वो इस तरह से एक्सरसाइजेस बनाता है जिसमें इंडिविजुअल ज़्यादा अवेयर हो जाता है कि वो दूसरों से क्या चाहता है, और इनमें ऑथेंटिसिटी आती है कि अपने कैसे एक दूसरे के साथ मिलके काम करना है। सो ये पुश करता है एक तरह से। नाउ ग्रिड ओडी फेज 2, इसमें जब ग्रिड ओडी फेज 2 में हम टीम वर्क डेवलपमेंट की बात करते हैं, गोल हमारा यही होता है कि टीम वर्क को परफेक्ट करना है। और उसको हम कैसे कर सकते हैं, हम कर सकते हैं जब हम ये चेक करें कि टीम का कल्चर कैसा है, वहाँ पे ट्रेडिशन कैसा है टीम का, और उनमें स्किल डेवलप करना, क्या प्लानिंग की, ऑब्जेक्टिव सेट करने की और प्रॉब्लम सॉल्विंग की। जब ये चीज़ें हो जाए तो ऑटोमेटिकली टीम वर्क अच्छा होने लग जाता है। फिर मैनेजर जो है वो हर एक की फीडबैक दे सकता है, इंडिविजुअल्स की भी और टीम बिहेवियर की भी, कि किस तरह से ये लोग काम कर रहे हैं, कहाँ पे गड़बड़ है। तो मैनेजर उनकी स्ट्रेंथ्स भी देख पा रहा है और वीकनेसेस भी देख पा रहा है, और टीम वर्किंग के लिए क्या सही है क्या गलत है वो भी बता पा रहा है। नेक्स्ट जो इंटरवेंशन है वो है इंटरडिपेंडेंसी एक्सरसाइज। सो ये एक यूजफुल इंटरवेंशन है जहाँ पे टीम मेंबर्स जो होते हैं वो एक्सप्रेस करते हैं कि वो क्या डिजायर करते हैं, किस तरह टीम को एक साथ चलने के लिए किस तरह के डिजायर्स हैं उनके अंदर, और एज अ यूनिट वो कैसे काम कर सकते हैं एक साथ। सो ये इंटरवेंशन लोगों को हेल्प करता है एक सरफेस प्रॉब्लम को सरफेस पे लाने की, कि क्या प्रॉब्लम है, जो हिडन प्रॉब्लम्स है जो नहीं किसी को दिख रही लेकिन वो प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है, उसको ये लेके आ पाते हैं सामने जो टीम मेंबर्स हैं। फिर लोगों को हेल्प करता है कि वो जाने कि उनका एक्चुअल रोल क्या है टीम में, और जो यूजफुल इंफॉर्मेशन है उसको कैसे हम यूज कर सकते हैं करंट चैलेंजेस को हैंडल करने के लिए और एग्जामिन करने के लिए। और पहले जो एग्जामिन की थी वो तो अलग थी चीज़ें, लेकिन यूजफुल इंफॉर्मेशन वो होती है जो करंट चैलेंजेस को फेस करने में हेल्प करती है, और दूसरों की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है इस एरिया में वो फेस कर पाते हैं जब उनको ये पता चलता है कि भाई करंट सिचुएशन में ये चीज़ें ठीक से नहीं हो रही। अब दूसरे एरियाज में जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो कहीं मिसिंग तो नहीं है, इसीलिए वो नहीं कर पा रहे वो काम। सो वो दूसरे एरियाज में जो उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज है वो भी उससे भी वो एक्वेंट होते हैं। और ये 10 लोगों की टीम है तब तो ये बेटर है, अगर उससे ज़्यादा की टीम होती है तो ये बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है, टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। तो इस एक्सरसाइज में जो पार्टिसिपेंट होते हैं वो कोऑपरेट करते हैं और कोई सीरियस कॉन्फ्लिक्ट्स वाली सिचुएशन को नहीं आने देते हैं। नाउ नेक्स्ट इज एप्रिशिएटिव इंक्वायरी। एप्रिशिएटिव इंक्वायरी फ्रैंक बैरेट एंड डेविड कूपर राइडर ने दी थी, डेवलप की थी, और इसको रिफाइन किया था बुशे ने। तो ये उस असर्शन पे बेस्ड है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है ये एक मिरेकल है और उसको इसी तरह से मिरेकल की तरह ही एम्ब्रेस करना चाहिए, रादर उसको एज अ प्रॉब्लम नहीं देखना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन एक प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना है।
इसको ऐसा देखो कि ये मिरेकल है और इसको हमें एम्ब्रेस करना है। सो ये जो इंटरवेंशन है, ये इसमें इंटरव्यूज लिए जाते हैं, डिस्कशन किया जाता है स्मॉल ग्रुप्स में, और ये ऑर्गेनाइजेशन वाइड मीटिंग्स भी रन की जाती हैं। तो इसमें हम कुछ एम्प्लॉयज से क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे कि व्हाट हैव बीन द पीक मोमेंट्स इन द लाइफ ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन की लाइफ में ऐसे कौन से पीक मोमेंट्स थे, मतलब सबसे बेस्ट जब ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्म कर रहा था, सबसे बढ़िया चीजें क्या थी। देन व्हाट डू स्टाफ मेंबर्स वैल्यू मोस्ट अबाउट देमसेल्व्स, देयर टास्क्स एंड द ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल। कि जो स्टाफ मेंबर्स हैं वो खुद के बारे में क्या सबसे ज्यादा वैल्यू करते हैं, अपने टास्क के बारे में क्या उनको वैल्यूएबल लगता है, और पूरे होल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में वो क्या सबसे ज्यादा वैल्यूएबल समझते हैं चीज। सो जो कंसल्टेंट है, एक तो उसको आइडिया लग जाता है कि भाई किस तरह का माइंडसेट है लोगों का, और ये जो अप्रोच है ये एक कंसल्टेंट में अटेंशन जनरेट कर देती है, और क्लाइंट ऑर्गेनाइजेशन जो है उसकी स्ट्रेंथ्स के बारे में बता देती है, उसके मेंबर्स की स्ट्रेंथ्स के बारे में बता देती है। तो बेसिकली यहाँ पे ही कंसल्टेंट को अटेंशन पे करने की जरूरत है। नेक्स्ट अप्रोच इज रेस्पॉन्सिबिलिटी चार्टिंग। नाम से ही पता चल रहा है, ये क्लैरिफाई करता है कि किसकी क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है डिफरेंट डिसीजंस और एक्शंस में। और ये बहुत सिंपल, रेलिवेंट और इफेक्टिव टेक्निक मानी गई है, क्योंकि ये टीम फंक्शनिंग को इम्प्रूव करता है। तो फर्स्ट स्टेप होता है एक ग्रिड बनाना, जिसमें टाइप्स ऑफ डिसीजंस जो लेने हैं वो लिखे जाते हैं, क्या एक्शंस लेने हैं वो लिखे जाते हैं इस टोटल वर्क एरिया में, और इस लिस्ट को लेफ्ट हैंड साइड में ग्रिड के लिखते हैं। जो एक्टर्स हैं जो इसमें मेन डिसीजन मेकिंग में रोल प्ले करेंगे, उन और क्या इश्यूज को वो आइडेंटिफाई करेंगे, वो टॉप पे लिख देते हैं ग्रिड के। अब ये जो पूरा प्रोसेस है वो असाइन किया जाता है बिहेवियर के साथ, कि कौन जैसे रेस्पॉन्सिबिलिटी, अप्रूवल रिक्वायरमेंट, देन सपोर्ट एंड इन्फॉर्म, ये वाली चीज़ें हमें उस ग्रिड में, ये पूरा प्रोसेस है कि क्या क्या बिहेवियर किस किस के होंगे, और एक्टर्स उसके सामने लिख दिया जाएगा कि कौन क्या काम करेगा। फिर नेक्स्ट जो होता है उसमें पर्सन जो डिसीजन लेगा उसके बारे में माना जाएगा, और जिसको कोई रोल नहीं पकड़ाया जा रहा उसके सामने डैश लगा दिया जाएगा। फिर वर्क टीम कॉन्टेक्स्ट, रेस्पॉन्सिबिलिटी जो चार्टिंग की होती है यूजुअली वो होती है वर्क टीम की, कि जो टीम पूरा उस वर्क को करेगी उसकी जिम्मेदारी इसी चार्टिंग में ही होती है। यानी कि हर एक डिसीजन और एक्शन जो है वो डिस्कस किया जाता है, रेस्पॉन्सिबिलिटी असाइन की जाती है, और अप्रूवल, सपोर्ट, इन्फॉर्म, फंक्शंस, ये सारे असाइन किए जाते हैं। कौन सपोर्ट करेगा, कौन इन्फॉर्म करेगा, किसका वीटो होगा, ये सारी चीज़ें मेंशन की जाती है वहाँ पे, और अप्रूवल लिया जाता है। और इससे क्या होगा, सबको ये पता होता है कि किसको क्या काम करना है, जल्दी से वो आइडेंटिफाई कर पाते हैं न्यू डिसीजन कैसे आगे बढ़ेगा, कैसे फर्दर एक्शंस करने हैं, और रीजंस कि क्यों ओल्ड डिसीजंस वर्क नहीं कर रहे थे हमारे डिजायर्ड गोल तक पहुंचने के लिए, ये भी हम मेंशन करते हैं। तो बेसिकली ये ओवरऑल टीम वर्क की जो टास्क परफॉर्मेंस है उसको इम्प्रूव करने का अच्छा मेथड है। नेक्स्ट इज प्रोसेस कंसल्टेशन। प्रोसेस कंसल्टेशन ये अप्रोच है, एक तरह का मेथड है, जहाँ पे हम ऑनगोइंग सिस्टम, यानी अभी काम हो रहा है उसी में ही इंटरवीनिंग करते हैं, और डिफरेंट डिफरेंट इंटरवेंशंस हम यूज़ कर सकते हैं इसमें। तो जो प्रोसेस ऑर्गेनाइजेशन में चल रहा है ना, उसमें प्रोसेस कंसल्टेंट का काम होता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करे उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। ऑर्गेनाइजेशन के प्रोसेसेस में कोई प्रॉब्लम है तो उसको ऑर्गेनाइजेशन को अवेयर कराए कि यहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है, और उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं उस प्रोसेस के, वो बता सकता है। देन मैकेनिज्म को कैसे चेंज किया जाए ये भी कंसल्टेंट सजेस्ट कर सकता है। तो जो कंसल्टेंट है वो ऑर्गेनाइजेशन के साथ वर्क करता है, टीम के साथ वर्क करता है, और उनको हेल्प करता है कि ऐसी नेसेसरी स्किल्स डेवलप करे जो खुद ही प्रॉब्लम को डायग्नोस कर सके और सॉल्व कर सके। तो इसमें जो इंटरवेंशंस हम यूज़ करते हैं वो है एजेंडा सेटिंग इंटरवेंशन, फीडबैक ऑफ ऑब्जर्वेशन, और डाटा कोचिंग, काउंसलिंग इंडिविजुअल्स की, एंड देन स्ट्रक्चरल सजेशंस, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। नाउ रोल निगोशिएशन, इसमें फर्स्ट स्टेप होता है कॉन्ट्रैक्ट। सो कॉन्ट्रैक्ट सेटिंग की जाती है। जो कंसल्टेंट है वो एक क्लाइमेट स्टैब्लिश करता है जहाँ पे ग्राउंड रूल्स सेट किए जाते हैं, एक इंसान दूसरे से क्या चाहता है, वो ज़्यादा क्या बेटर कर सकता है दूसरा इंसान, सो दैट वो जो
जिस तरह से वो काम कर रहा है या अच्छे से काम नहीं कर रहा है उसको बंद कर दे करना। मतलब कंसल्टेंट सारा कुछ सजेस्ट करता है, कौन कितना काम करना चाहिए, किसको कौन इस चीज को छोड़ देना चाहिए, इस काम को किसको कम करना चाहिए, ये वाला काम, मतलब सारे टास्क को वो डिफाइन कर देता है कंसल्टेंट। सो सारी जो डिमांड्स और एक्सपेक्टेशंस है वो लिखी जाती हैं और नेक्स्ट स्टेप है हम इशू को डायग्नोस करते हैं। उसके बाद जो इंडिविजुअल्स है वो अपने खुद के इफेक्टिवनेस के बारे में क्या समझते हैं वो उसमें लिखते हैं, और क्या चीज़ें वो अपने बिहेवियर में चेंज कर सकते हैं उससे रिलेटेड वो इसमें लिख देते हैं। देन हर एक पर्सन जो है वो अपने इश्यूज डायग्नोसिस फॉर्म में मेंशन करता है दूसरे पर्सन के बारे में भी। अब नेक्स्ट स्टेप होता है कि निगोशिएशन पीरियड जिसे कहते हैं, कि दो इंडिविजुअल्स जो होते हैं वो डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट बिहेवियर चेंजेस जो वो दूसरे से चाहते हैं, और जो चेंजेस हैं वो क्या वो विलिंग है खुद में चेंज करने के लिए या नहीं है जो सजेशन हुआ है। देन ये जो ग्रुप है उसको निगोशिएटिंग पेयर में बांट दिया जाता है। अब निगोशिएटेड एग्रीमेंट्स होते हैं जिसमें सारे नेगोशिएशन जो एग्री हुए हैं, मतलब जिसमें वो तैयार है कि हाँ ठीक है ये बिहेवियर सामने वाले ने मुझे पॉइंट आउट किया और मुझे भी लगता है ये गड़बड़ है, मैं इसको चेंज करूंगा, तो अब उसको हम लिख देते हैं कि भाई ये वाला बिहेवियर सही नहीं है और इस पे वर्क करेंगे, और इस तरह से एक कंक्लूजन पे पहुंचते हैं और फिर ये लोग काम करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद फॉलो अप मीटिंग्स भी होती हैं जिसमें आइडेंटिफाई किया जाता है किसने कितना काम किया है। नेक्स्ट जो है रोल एनालिसिस टेक्निक। रोल एनालिसिस टेक्निक को रैट भी कहते हैं। ये रेस्पॉन्सिबिलिटी चार्टिंग जैसा ही होता है और हर एम्प्लॉय जो होता है उसको अपने रोल के बारे में, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में ज़्यादा आइडिया लग जाता है कि क्या है। तो फर्स्ट स्टेप होता है कि लोग जो है वो डिफाइन करते हैं उनका परसेप्शन अपने रोल के लिए क्या है और उनका क्या कंट्रीब्यूशन है कंपनी के लिए। सारे जो ग्रुप में लोग हैं ना, कोवर्कर्स हैं, उनके सामने ये चीज़ वो करता है, खुद के रोल के बारे में बताता है और उसने क्या कंट्रीब्यूट किया कंपनी को वो बताता है। अब जो ग्रुप मेंबर्स हैं वो उसको फीडबैक प्रोवाइड करते हैं, बताते हैं कि भाई तुम्हारा रोल ये हम समझते हैं और तुम, मतलब जो भी उन्हें गड़बड़ लगती है या सही लगता है वो बताते हैं। अब सेकेंड फेज है जो इंडिविजुअल और जो ग्रुप है वो एग्जामिन करते हैं कि एम्प्लॉय कैसे और ज़्यादा दूसरों के लिए या कंपनी के लिए बेटर हो सकता है, उसकी उनकी एक्सपेक्टेशन क्या है इस एम्प्लॉय से। तो इससे पर्सन जो है वो अपना रोल कन्फ्यूजन को रिड्यूस कर सकते हैं, उनको क्लैरिटी होती है कि उनका एक्चुअल रोल क्या है, कहीं वो ज़्यादा काम तो नहीं कर रहा है या बेमतलब के काम तो नहीं कर रहे हैं, यूजलेस काम तो नहीं कर रहे हैं। और कभी कभी इसमें है ना कॉन्फ्लिक्ट भी आ जाता है क्योंकि परसेप्शंस लोगों के अलग अलग होते हैं अपने जो काम वो नहीं कर रहे हैं या कर रहे हैं उसके बेसिस पे। सो उसको भी सही से सॉर्ट किया जाता है। सो ये मैट्रिक सिस्टम असाइन किया जाता है इसमें डिसीजन मेकिंग के लिए और टास्क रेस्पॉन्सिबिलिटी के लिए। लास्ट जो इसमें इंटरवेंशन है वो है स्टार्टअप टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज़। सो ये इंटरवेंशन टिपिकली 4 मेन एरियाज में वर्क करता है: डायग्नोसिस, टास्क अकम्प्लिशमेंट, टीम रिलेशनशिप्स, टीम एंड ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेसेस। तो मेजर अप्रोचेस इसमें जो है वो क्या है, डायग्नोस्टिक मीटिंग होती है, फॉर्मल वर्क ग्रुप टीम बिल्डिंग मीटिंग होती है, देन प्रोसेस कंसल्टेशन, गेस्टाल्ट ओडी, और बहुत सारी टेक्निक्स और एक्सरसाइजेज यूज होती हैं टीम बिल्डिंग सेशंस के लिए सो दैट स्पेसिफिक इश्यूज को एड्रेस किया जा सके। Now the last topic of today's video is education in decision making, problem solving, planning, goal setting in group settings. So क्या क्या हम कर सकते हैं ग्रुप सेटिंग्स में। So स्किल डेवलपमेंट है बेसिकली, ये इंटरवेंशन सारे इसमें हम स्किल डेवलप कर रहे हैं। So फर्स्ट है टीम MBO यानी कि मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स प्रोग्राम। ये कोलैबोरेटिव अप्रोच है जहाँ पे डायग्नोस किया जाता है कोलैबोरेटिव वे में क्या इश्यूज आ रहे हैं, जो जॉइंट टारगेट सेट किया जाता है, परफॉर्मेंस रिव्यू की जाती है, जो भी हमने अपना ऑब्जेक्टिव बनाया होता है और जो परफॉर्मेंस होता है उसका रिव्यू होता है, जिससे अब प्रॉब्लम अगर बार बार आ रही है तो क्यों आ रहा है, क्या रीज़न है, इसके ऊपर फोकस होता है, डिस्कस किया जाता है। सुपरवाइजर और सबऑर्डिनेट टीम वर्क की तरह एक टीम बना के डिस्कस करते हैं कि क्यों प्रॉब्लम आ रही है, क्या पर्टिकुलर सोल्यूशन है। तो कई बारी ये जो प्रोग्राम होता है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, ये यूनिलेटरल ऑटोक्रेटिक मैकेनिज्म के फॉर्म में भी होता है, जहाँ पे जो जूनियर्स होते हैं, सबऑर्डिनेट्स होते हैं, उनको कंप्लायंस करना पड़ता है जो भी सुपीरियर डायरेक्ट करता है करने के लिए। सो
लीडरशिप मोड में रहता है ये जनरली। बट लाइकर्ट एंड फिशर ने बताया कि कुछ कंपनीज में ऑटोक्रेटिक नहीं चलता है, पार्टिसिपेटिव टीम होना ज़रूरी है। जैसे कि रिटेल डिवीजन जहाँ पे कंज्यूमर प्रोडक्ट ऑर्गेनाइजेशन होता है, वहाँ पे ऑटोमोबाइल प्लांट्स होता है, वहाँ पे प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छी हुई है। तो ऐसे वाले ग्रुप्स जहाँ पे पार्टिसिपेटिव अप्रोच लगाई जा रही है उसको हम मैनेजमेंट बाय ग्रुप ऑब्जेक्टिव के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट जो अप्रोच है वो है अप्रिसिएशन एंड कंसर्न्स एक्सरसाइज। सो यहाँ पे इंटरव्यू लिया जाता है और इंटरव्यू डाटा सजेस्ट करता है कि कहाँ पे मेंबर्स के बीच में, जब ग्रुप मेंबर्स के बीच में इंटरेक्शन होता है तो हमें पता चलता है डेफिशिएंसीज किस किस की कहाँ कहाँ पे है, कहाँ वो और कहाँ पे। और जब इनका इंटरव्यू लेते हैं तो ये भी बताते हैं कि एप्रिसिएशन की कमी है। मतलब कंपनी में ये तो बताया जा रहा है कि तुम कहाँ पे कमज़ोर हो, कहाँ पे डेफिशिएंसी है जब भी इंटरव्यू डाटा कलेक्ट किया जाता है, लेकिन ये नहीं बता रहे हैं कि एप्रिसिएशन की भी ज़रूरत है। एप्रिसिएशन नहीं मिल रहा है जब इंटरव्यू में ये देखा गया। एंड देन इनके जो इरिटेशन या जो कंसर्न्स है उनको भी कन्फ्रंट नहीं किया जा रहा, उसको भी अवॉइड किया जा रहा है। तो जो फैसिलिटेटर है वो हर एक मेंबर से पूछता है ग्रुप के कि अपने अप्रिसिएशन एंड कंसर्न्स लिखो हर एक दूसरे मेंबर के बारे में ग्रुप में, और फिर वो वन बाय वन ना सारे एक दूसरे से डिस्कस करते हैं और इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश करते हैं। सो हो सकता है कभी कभी ना इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट भी आता है, क्योंकि एक बोलेगा दूसरा नहीं मानेगा तो क्या होगा। तो जब अगर इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट आते हैं तो फिर ये नहीं की जाती है एक्सरसाइज, कोई और मेथड यूज किया जाता है। नेक्स्ट इज सोशियो टेक्निकल सिस्टम्स, STS जिसे कहते हैं। इसमें स्ट्रक्चरल डिज़ाइन के ऊपर वर्क किया जाता है, जहाँ पे ट्रेडिशनल वे जो था वर्किंग का ऑर्गेनाइजेशन में, जहाँ पे जो कैटेगराइजेशन होता था वर्क का, वो फंक्शनल सेल्फ कंटेन्ड यूनिट मैट्रिक स्ट्रक्चर्स इस तरह से होता था, उसको अब इंटीग्रेटिव एंड फ्लेक्सिबल फॉर्म में लाया जा रहा है। यानी कि अब उसमें प्रोसेस बेस्ड स्ट्रक्चर्स है एंड नेटवर्क बेस्ड स्ट्रक्चर्स है। तो डायग्नोस्टिक गाइडलाइंस इसमें एग्जिस्ट करेंगी, जहाँ पे हमें ये पता लगेगा कि जो स्ट्रक्चर है वो अप्रोप्रिएट है पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन एनवायरनमेंट के लिए या नहीं है, जो टेक्नोलॉजीज और कंडीशंस है वो अप्रोप्रिएट हैं कि नहीं है। तो पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में किस तरह का टेक्नोलॉजी कंडीशनल एनवायरनमेंट होना चाहिए वो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं डायग्नोस्टिक गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए। तो फोकस इसमें ऑर्गेनाइजेशन की टेक्नोलॉजी और स्ट्रक्चर के ऊपर होता है। टेक्नोलॉजी जैसे कि टास्क मेथड्स, जॉब डिजाइन, और स्ट्रक्चर मतलब लेबर का डिवीजन और हायरार्की किस तरह की है। नाउ विजनिंग, ये सारे मेथड्स हम पहले भी पढ़ चुके हैं, इसीलिए वो रिपीटिशन ही है, कुछ एक्स्ट्रा थोड़ा बहुत दिया है इसमें। विजनिंग में ग्रुप मेंबर्स जो होते हैं वो एक या ज़्यादा जो ग्रुप, एक या एक से ज़्यादा का जो ग्रुप है, मतलब एक ग्रुप भी हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन में, बहुत सारे ग्रुप भी हो सकते हैं। तो ग्रुप मेंबर्स जो होते हैं, वन या मोर ऑर्गेनाइजेशनल ग्रुप्स जो होते हैं, वो डिस्क्राइब करते हैं अपना विजन कि वो ऑर्गेनाइजेशन को फ्यूचर में कैसे देखते हैं, क्योंकि नाम ही है विजनिंग, मतलब फ्यूचर का देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन को, फ्यूचर में वो कहाँ देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन को। सो 6 मंथ से लेके 5 years में वो टाइम फ्रेम में वो किस तरह से देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पहुंचेगा। इस मेथड को रोनाल्ड लिपिट ने बताया था कि ये कंसेप्ट इसका उन्होंने दिया था। उन्होंने बोला था कि सब लोग उस ऑर्गेनाइजेशन के कैरेक्टरिस्टिक लिखेंगे जो वो फ्यूचर में उस ऑर्गेनाइजेशन को देखते हैं। अब वो फ्लिप चार्ट पेपर के थ्रू डिस्प्ले की जाएगी हर एक बाकी मेंबर्स को, और फिर उससे रिलेटेड अगर किसी मेंबर को कोई क्वेश्चनिंग है तो वो क्वेश्चन करेंगे, और इंडिविजुअल किस तरह से उस बारे में टोटल ग्रुप को बता रहा है, रिपोर्ट कर रहा है, वो भी डिस्कशन होगा। तो एक ये इमेजरी टेक्निक है, कॉग्निटिव मैप्स है, जो हर एक मेंबर बताता है ऑर्गेनाइजेशन के बारे में और डिस्क्राइब करता है कि ऑर्गेनाइजेशन को फ्यूचर में कहाँ देख सकता है, कहाँ देखता है। नेक्स्ट इज क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ, QWL प्रोग्राम्स। सो इसमें ऑर्गेनाइजेशन का मेन एम होता है कि इम्प्रूव करे, एफर्ट्स लगाए कि उसमें इम्प्रूवमेंट आए। सो इसमें रीस्ट्रक्चर किया जाता है मल्टीपल डायमेंशन में ऑर्गेनाइजेशन के, जो इसमें मैकेनिज्म्स होते हैं, न्यू मैकेनिज्म्स इंट्रोड्यूस किए जाते हैं, चेंजेस किए जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, वो टाइम टू टाइम आते हैं, धीरे धीरे आते हैं, एकदम से वन गो में नहीं करते हैं। और जो एस्पेक्ट है चेंज के वो हो सकते हैं जैसे कि एम्प्लॉय का पार्टिसिपेशन है ना, डिसीजन मेकिंग में, देन प्रॉब्लम सॉल्विंग में, यूनियन में, मैनेजमेंट और यूनियन के बीच का रिलेशनशिप कैसा है, उनके बीच में प्रॉब्लम्स क्या हैं, उनको रिजॉल्व करने में हो सकता है।
देन एम्प्लॉयज़ का वॉलेंटरी इन्वॉल्वमेंट हो हर एक चीज़ में, देन यूनियन एग्री हो जो भी प्रोसेस ऑर्गेनाइजेशन में चलता है उसमें, और पार्टिसिपेट करें उन प्रोसेसेस में, देन नो जॉब लॉस का एश्योरेंस किया जाए। ये मतलब एम्प्लॉय के बेनिफिट की बात की जा रही है इसमें, तो एम्प्लॉय बेनिफिट के बारे में सारी चीज़ें इसमें की जाती है। एम्प्लॉयज़ को ट्रेन किया जाए प्रॉब्लम सॉल्विंग में, क्वालिटी सर्कल में, वर्क टीम पार्टिसिपेशन में, फोरकास्ट करने में, वर्क प्लानिंग में, देन मेंबर सिलेक्शन में, रेगुलर टीम मीटिंग्स, फिर स्किल डेवलपमेंट, जॉब रोटेशन, ये वाली चीज़ें इसमें आती हैं, स्किल ट्रेनिंग आता है, फिर एम्प्लॉय की रेस्पॉन्सिवनेस के ऊपर वर्क किया जाता है। नाउ क्वालिटी सर्कल्स, एज नेम इज सजेस्टिंग, ये वो ग्रुप्स हैं जो गोल सेटिंग करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं। ये ग्रुप इस चीज़ के लिए बने होते हैं। तो इनका मेन प्राइमरी फोकस यही होता है कि क्वालिटी प्रोडक्ट की मेंटेन करना है या फिर एनहांस करना है। और ये जापान में बहुत पॉपुलर होता है क्वालिटी सर्कल, जहाँ पे इसमें 7 to 10 एम्प्लॉयज़ होते हैं ग्रुप में से, इकट्ठे होके डिस्कस करते हैं, वॉलेंटियर करते हैं एक्चुअली, आपस में मिलते हैं और इच्छा से मिलते हैं अपनी, और रेगुलरली मिलके ये एनालाइज करते हैं, अपना प्रपोजल रखते हैं प्रोडक्ट क्वालिटी के बारे में, प्रॉब्लम्स के बारे में। और सुपरवाइजर भी इसमें वॉलेंटियर करता है, जो पार्टिसिपेट करता है और ट्रेन करता है क्वालिटी कंट्रोल एक्सपर्ट्स को में, मतलब ये एक्सपर्ट होता है, क्वालिटी कंट्रोल एक्सपर्ट होता है, फैसिलिटेटर्स, इसकी ट्रेनिंग होती है, या तो ये खुद वो होता है या फिर इसको ट्रेनिंग दी जाती है इन एक्सपर्ट से, फैसिलिटेटर्स से। सो फेवरेबल रिजल्ट्स तभी आते हैं जब ये क्रॉस फंक्शनल क्वालिटी सर्कल टीम होती है, मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट के मेंबर्स आके इसमें मेंबर होते हैं इस सर्कल के। फोर्स फील्ड एनालिसिस, फोर्स फील्ड एनालिसिस जो है ये एक तरह की डिवाइस है जो अंडरस्टैंड करता है कि प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन कौन सी है और करेक्टिव एक्शंस क्या किए जा सकते हैं। कर्ट लोइन ने प्रपोज किया था इसको। ये एनालिटिकल टूल है जिसमें ये डिसाइड किया जाता है प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन के बारे में, डिजायर्ड कंडीशंस को डिस्क्राइब किया जाता है, वो फैक्टर्स और वो फोर्सेस जो ऑपरेट कर रहे हैं करंट फोर्स फील्ड में, मतलब एक होते हैं जो इसको फेवर करते हैं न्यू चेंज को, और दूसरा होता है फोर्स जो इसके अगेंस्ट जाता है, रिफ्रेनिंग। सो इन फोर्सेस को आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है, और जो रोकने वाले फोर्सेस हैं उनको हम उसके ऊपर वर्क करते हैं सो दैट वो रेजिस्ट ना करें। तो इन फोर्सेस को एग्जामिन किया जाता है, स्ट्रेटेजीज बनाई जाती है इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने की और डिजायर्ड कंडीशन क्रिएट करने की, और देन एक्शन प्लान बनाया जाता है कि किस तरह से उसको उस कंडीशन को इम्प्लीमेंट किया जाएगा और स्टेबिलिटी कैसे लाई जाएगी, ऐसी कंडीशंस क्रिएट करने की कोशिश की जाएगी और फिर उस एक्शन को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। लास्ट जो है वो है सेल्फ मैनेज टीम्स। सेल्फ मैनेज टीम्स में सबसे पहली चीज़ जो हम फोकस करते हैं वो है फर्स्ट प्रॉब्लम, व्हाट टू डू विद दी फर्स्ट लाइन सुपरवाइजर्स। जैसे कि क्योंकि ये सेल्फ मैनेज टीम है तो टीम अपने आप ही सब प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर रही है और खुद ही सोल्यूशन निकाल रही है, तो इसमें फर्स्ट लाइन सुपरवाइजर का तो काम ही नहीं रहा। अब जब सुपरवाइजर है उसका क्या रोल रहेगा, क्योंकि अब तो उसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं है, कोई सुपरवाइज करने की जरूरत ही नहीं है, तो वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है इसमें सेल्फ मैनेज टीम में कि अब क्या करेंगे, क्योंकि हमने तो ऑर्गेनाइजेशन में चेंज किया है ना, डेवलप किया है, तो अब ये तो एक्स्ट्रा बंदा हो गया। नाउ दूसरा बात ये होती है कि जो मैनेजर्स होते हैं वो एक लेवल अबव है, अब वो अपनी एक्टिविटीज़ को कैसे हैंडल करेंगे, उनका रोल क्या होगा, प्लानिंग में, कोऑर्डिनेटिंग में किस तरह से वो करेंगे, उनको कहाँ सेट किया जाएगा। तो टीम मेंबर्स जो होते हैं उनको न्यू स्किल डेवलप की जाती है और किस तरह से टीम मीटिंग्स रन की जाएंगी, कैसे पार्टिसिपेट किया जाएगा, प्लानिंग में उनको ट्रेन किया जाता है टीम मेंबर्स को, उसमें उनमें ये स्किल डेवलप की जाती है, क्वालिटी कंट्रोल एंड बजटिंग कैसे करते हैं उसमें भी इनको ट्रेनिंग दी जाती है। तो इन्होंने ये मॉडल बताया है सेल्फ मैनेज वर्क टीम का कि वो किस तरह से काम करती हैं। तो अगर आप देखेंगे यहाँ से एरो इस तरफ जा रहा है, दैट मीन्स टीम टास्क डिजाइन, टीम प्रोसेस इंटरवेंशन, ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट सिस्टम, इन तीनों का कॉम्बिनेशन टीम फंक्शनिंग हुआ। टीम फंक्शन इन तीनों को यूज करके करेगी एंड देन टीम परफॉर्मेंस एंड मेंबर सेटिस्फेक्शन मिलेगा हमें। तो ये पूरा आज का फर्स्ट पार्ट का टॉपिक था। आई होप आपको ये बेनिफिशियल लगेगा। अगर ऐसा है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें मेरे वीडियोस एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द नोटिफिकेशन बेल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बाय बाय।